Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, Figures of Speech, Part 1. In this Part 1, we will learn simile, metaphor, antithesis, paradox, and oxymoron. In this video, I have introduced fun way and fun activity for learning figures of speech. हर फिगर ऑफ स्पीच के एक्सप्लेनेशन के एंड में एक हिंदी सॉन्ग दिया गया है जहां पर वो पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इससे सभी फिगर ऑफ स्पीच सॉन्ग की मदद से ज्यादा अच्छे से याद रखने में हेल्प होगी। वीडियो के एंड में फन एक्टिविटी भी दी गई है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। There are many figures of speech. अगर मैं सभी figures of speech को इस वीडियो में लूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। So some of the figures of speech are included in this part 1. बचे हुए figures of speech दूसरे parts में लिए जाएंगे। Figures of speech. Okay, let's see the definition of figures of speech. A figure of speech is a deviation from the ordinary form of expression in order to produce a greater effect. अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है ये हमें दो चीज़ें बता रहा है। पहली, फिगर ऑफ स्पीच क्या है और दूसरी, फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज़ किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। डेविएशन का मतलब होता है निकलना, ज़रा हट कर जाना। ओके, सो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? जो हम आम बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं उससे थोड़ा अलग बोलना, उससे थोड़ा हट कर बोलना, कुछ अलग तरीके से बोलना, वो है फिगर ऑफ स्पीच। और क्यों यूज़ की जाती है इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यूज़ क्यों की जाती है कि जो बात बोली जा रही है वो बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा असरदार हो, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। जिस तरह से पेंटर अपनी पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेंट्स यूज़ करता है, डिफरेंट कलर के पेंट्स यूज़ करता है, या जिस तरह से एक कुक या शेफ़ अपनी डिश को और टेस्टी बनाने के लिए डिफरेंट मसाले यूज़ करता है, उसी तरह एक राइटर, एक पोएट अपनी पोयम को या अपनी स्टोरी को, जो भी उसने लिखा है, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करता है। एक तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच को लैंग्वेज की सजावट या लैंग्वेज की डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑर्डिनरी लोगों को कोई अच्छा लगे तो हम उससे बोलेंगे कि वो बहुत सुंदर है, बट यही बात अगर कवि को बोलना है तो वो इस तरह आम बोलचाल की भाषा नहीं यूज़ करेगा। वो बहुत सुंदर है बोलने की जगह वो बोलेगा फूलों सा चेहरा तेरा, इस तरह की लाइंस। अब जब वो फूलों सा चेहरा तेरा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम सुनते हैं उसकी बात को। उसका इस तरह से कुछ अलग तरीके से बोलने से we get attracted towards him and we listen to him. हम उससे ध्यान देकर सुनते हैं, and that's why figure of speech is used to produce greater effect and to grab the attention. There are number of figure of speech. In this video, we'll see figure of speech based on similarity, simile and metaphor. Simile and metaphor are used while comparing. जब दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है और उन दो चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, सेम होती है, तब सिमिली या मेटाफर यूज़ किया जाता है। देन देयर आर सम फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, देन दीज फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड एज एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन। वी विल सी ऑल these figures of speech in detail. Let's start with simile. Definition: in simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, at least one point in common. Simile में comparison तुलना की जाती है दो अलग different चीज़ों में, दो अलग different objects में, और
उन दो ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होना चाहिए। देन वर्ड्स सच एज लाइक एंड एज आर यूज्ड। सिमिली के एग्जाम्पल में लाइक या एज, इन दोनों में से एक वर्ड का यूज़ होना चाहिए। सो देयर आर 3 कंडीशंस फॉर सिमिली। अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एग्जाम्पल सिमिली होता है। नाउ व्हाट आर दिस 3 कंडीशंस? 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, 2 ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, दोनों में कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, वर्ड्स सच एज लाइक या एज, लाइक और एज यूज़ किया जाना चाहिए। लेट्स सी एग्जाम्पल। My best friend sings like an angel. Now let's see whether the 3 conditions are satisfied or not. 2 different kinds of object, friend और angel. Angel का मतलब होता है देवदूत, फरिश्ता। ओके, सो यहाँ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। देन एटलीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, उन दोनों में कॉमन क्या है? उनकी सिंगिंग। देन तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि वर्ड लाइक यूज किया गया है। सेकेंड, the well was as dry as a bone. Now 2 objects, well और bone, दोनों में कॉमन क्या है? उनकी ड्राइनेस। well भी ड्राई है और bone भी ड्राई है। Then the word as is used. So these are examples of simile. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। Metaphor. Definition: in metaphor, a hidden indirect comparison is made between 2 things that are unrelated but share some characteristics. Metaphor भी कंपैरिजन, तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। मेटाफर में भी तुलना होती है और तुलना किस में हो रही है? 2 अलग अलग चीज़ में, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जो कि अनरिलेटेड है, जो कि अलग है। लेकिन अगेन सिमिली की तरह यहाँ पर भी उन 2 अलग अलग चीज़ों में, ऑब्जेक्ट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होना चाहिए। लेट्स सी एग्जाम्पल। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से शिप को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओशन में, उसी तरह से कैमल यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेजर्ट में। डेजर्ट है ना, रेगिस्तान। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कैमल शिप के जैसा है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये नहीं कहा जा रहा है कैमल शिप के जैसा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है? कैमल शिप है। ओके, सो हियर देयर इज अ हिडन कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। डायरेक्ट कंपैरिजन हम कब बोलते हैं? अगर ये कहा जाता कैमल शिप के जैसा है, बट कैमल शिप के जैसा ही नहीं कहा जा रहा है, कैमल शिप है। ओके, कैमल, द कैमल इज द शिप। सो देयर इज कंपैरिजन बट दैट इज हिडन। बट सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारी समझ में आ जाता है कि जिस तरह से शिप यूज़ होती है ओशंस में, समंदर में, उसी तरह से कैमल यूज़ किया जाता है डेजर्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ ड्रीम। अगेन, जीवन सपना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन सपना बन गया, हमारी ज़िंदगी सपना बन गई। वी अंडरस्टैंड, जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं हमारी समझ में आता है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। Second example, life is a dream. Again, this is an example of metaphor where there is a hidden comparison. छुपा हुआ comparison है किसके बीच में? लाइफ के और ड्रीम के। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। Students often get confused between simile and metaphor. So let's see simile and metaphor. अब दोनों में सिमिलरिटी एक है। सिमिली एंड मेटाफर ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सिमिली में एज और लाइक ये वर्ड्स का यूज़ होता है, वेरस मेटाफर में इस तरह के कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। देन सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वेरस इन मेटाफर इनडायरेक्ट या हिडन कंपैरिजन होता है। नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्ट कंपैरिजन? डायरेक्ट कंपैरिजन में वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर, ये उसके जैसा है, जबकि इनडायरेक्ट
कंपैरिजन में वन थिंग इज अनदर थिंग, मतलब ये उसके जैसा है नहीं, ये वो है। लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल। ही फॉट लाइक अ लायन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। क्यों? फर्स्टली लाइक इस वर्ड का यूज किया गया है और कंपैरिजन है ही और लायन के बीच में। ही लायन के जैसा है। नाउ कम टू द मेटाफर। ही वॉज अ लायन इन द फाइट। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है वो लायन के जैसा था, यहाँ ये कहा जा रहा है वो लायन था। अब जब हमें कहा जा रहा है कि ही वॉज अ लायन, अब ऑब्वियसली जब हमसे कहा जा रहा है ही वॉज अ लायन, हम ये नहीं समझ रहे कि ही जो है वो लायन बन गया, उसके 4 पैर निकल आए। नो, हम समझ लेते हैं कि ही वॉज अ लायन का मतलब हुआ कि वो लायन के जैसे बन गया था। फाइट में वो लायन के जैसे फाइट कर रहा था। बट जब बोला जाता है, ये नहीं बोला जा रहा ही वॉज लाइक अ लायन, बट ही वॉज अ लायन। सो हियर इन इस एग्जाम्पल में मेटाफर में क्या हो गया है, ही और लायन ये एक कर दिया गया है। ही लायन बन गया, जबकि सिमिली में ही लायन के जैसा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली में कंपेयर किया जाता है एक को दूसरे से, मेटाफर में एक को दूसरा बना दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन सपने की तरह है। जीवन और सपना कंपैरिजन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो जीवन है वो कैसा है, सपने की तरह है। बट इसी को जब हम मेटाफर में बोलेंगे तो वो हो जाएगा लाइफ इज अ ड्रीम। यहाँ पर लाइफ और ड्रीम को एक कर दिया गया है, लाइफ को ही ड्रीम बना दिया गया है। बट इट इज़ अंडरस्टूड कि लाइफ ड्रीम नहीं बन गई है। जो सेंटेंस का मतलब है वो यही है कि लाइफ ड्रीम के जैसी है। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में एंटी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मीनिंग है अपोजिट। एंटीथेसिस मीन्स आइडियाज। डेफिनेशन, a poetic device in which two opposite ideas are put together in a sentence. एंटीथेसिस एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को एक ही सेंटेंस में एक साथ रखा जाता है। वर्ड्स क्लॉजेज आर इन बैलेंस्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एंटीथेसिस के अगर एग्जाम्पल्स देखे जाएँ तो उसमें यू विल फाइंड कि बहुत ही बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। एक सेंटेंस में हमें 2 इक्वल पार्ट्स दिखेंगे। हमारे कॉमन एवरीडे एग्जाम्पल्स में लिया जाए, अगर हम किसी के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो दिल का तो अच्छा है पर ज़बान का बुरा है, वी आर यूजिंग एंटीथेसिस। हम एक ही सेंटेंस में 2 चीज़ें बता रहे हैं, एक अच्छाई और बुराई। लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल्स। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बुलाया तो बहुत सारे लोगों को गया था, बट चूज़ किसे किया गया, कुछ ही लोगों को। बुलाया बहुत से लोगों को गया था, चूज़ कुछ ही लोगों को किया था। अपोजिट आइडियाज, मेनी फ्यू, अपोजिट वर्ड्स मेनी फ्यू। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। 2 अपोजिट आइडियाज आर हियर, स्पीच और साइलेंस। स्पीच यानी बोलना, साइलेंस खामोशी। सिल्वर और गोल्ड, अपोजिट आइडियाज आर गिवन इन अ सेंटेंस. So these are examples of antithesis. Paradox. In paradox, a statement appears to contradict itself but may be true. जब हम पैराडॉक्स के एग्जाम्पल्स देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस में विरोधाभास है, 2 अलग स्ट्रेंज बातें की जा रही है। बट ध्यान से देखने पर, थोड़ा गौर से देखने पे हमको दिखाई देगा कि जो बात की गई है वो सच है। भले हमें पहली बार देखने और सुनने में अजीब सी लगे, बट गोइंग इन टू लिटिल डिटेल विल फाइंड दैट इट इज़ ट्रू। वो बात जो कही गई है वो सच है। पैराडॉक्स के 2 पर्पसेस हैं। पहला पर्पस है टू अट्रैक्ट द अटेंशन, पढ़ने वाले का ध्यान खींचना, और दूसरा है थॉट प्रोवोकिंग, सोचने पर मजबूर करना।
पैराडॉक्स का एग्जाम्पल पढ़ने के बाद कोई भी ये सोचे कि ये क्या कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, एंड दैट इज थॉट प्रोवोकिंग. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. अ टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. अब जब हम इस सेंटेंस को पढ़े तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि काइंड होने के लिए, दयालु होने के लिए एक टीचर ने क्रूअल कैसे हो सकती है, क्रूर कैसे बन सकती है. बट व्हेन वी गो लिटिल डिटेल, जब हम उसको ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि टीचर को अगर स्टूडेंट का अच्छा करना है, स्टूडेंट्स का भला करना है, तो टीचर को क्रूअल बनना पड़ेगा, मतलब उसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, एट टाइम्स स्टूडेंट्स को डांटना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा. आफ्टर लिटिल अटेंशन वी गेट द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. हमें सेंटेंस का सही मतलब समझ में आता है और फिर लगता है कि हाँ ये तो सही है. सेकेंड एग्जाम्पल, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस. पहली बार में ऐसा लगता है कि साइलेंस का साउंड कैसे हो सकता है. बातचीत कर रहे हैं तो उसका साउंड हो सकता है, म्यूजिक है उसका साउंड हो सकता है, बट साइलेंस का साउंड क्या होता है. बट देन यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द राइटर. वो चाह रहा है कि आप उस साइलेंस को महसूस करो, उस शांति को महसूस करो. सो अगेन पहली बार में थोड़ा अजीब सा लगा, बट देन व्हेन वी पे अटेंशन, थोड़ा गौर से देखें तो मतलब समझ में आता है. ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए. Oxymoron, a figure of speech in which combination of contradictory words is used. Oxymoron ऐसा figure of speech है जहाँ पर contradictory words यानी opposite words, विरोधाभासी words, opposite words को एक साथ यूज़ किया जाता है. Oxymoron का यूज़ होता क्यों है, राइटर्स ऑक्सीमोरॉन को यूज़ क्यों करते हैं? अगेन टू ग्रैब द अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. दिस इज एन ओपन सीक्रेट. ये खुला हुआ राज है. सीक्रेट का मतलब होता है राज, रहस्य. राज यानी क्या होता है, जो सबसे छुपा हुआ है, जो किसी को पता नहीं. बट यहाँ पर सीक्रेट क्या है, ओपन है. ओपन यानी खुला है, जो सबको पता है. द राइटर इज यूज टू अपोजिट वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स. सीक्रेट वो है जो किसी को पता नहीं, वो ओपन नहीं हो सकता, और जो ओपन है वो सीक्रेट नहीं हो सकता. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल. इनोसेंट भोला, मासूम. क्रिमिनल अपराधी. तो भोला अपराधी थोड़ा अजीब सा लगता है. अपराधी भोला कैसे हो सकता है, अपराधी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है, जो भोला है, वो अपराधी नहीं हो सकता. सो अगेन इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं. एंड यही एम होता है राइटर का कि हम रुके उस लाइन पर और सोचे कि ये ऐसा क्यों लिखा है. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. जनरली स्टूडेंट्स पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन. जानते हैं कि पैराडॉक्स को हम कैसे पहचानें और ऑक्सीमोरॉन को कैसे पहचानें, और उनमें डिफरेंस क्या होता है. पैराडॉक्स, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स आर देयर. पैराडॉक्स में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ होते हैं. अब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब हुआ अंतर्विरोधी, विरोधाभास. जो एग्जाम्पल होता है पैराडॉक्स का, या जो स्टेटमेंट होता है, वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. उस स्टेटमेंट में ही खुद विरोधाभास होता है. एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं. अ टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. एक टीचर को काइंड होने के लिए क्रूअल होना चाहिए. इसमें अगर देखो तो ऐसा अंतर विरोध दिखता है कि काइंड होने के लिए क्रूअल कैसे बन सकते हैं. ओके, सो इस तरह के एग्जाम्पल्स हो गए पैराडॉक्स. ऐसे स्टेटमेंट्स जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जहां आपस में, जहां स्टेटमेंट के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है. नाउ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर. दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं. सी द एग्जाम्पल. The cruel kindness of a surgeon's knife.
सर्जन और जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उस सर्जन के नाइफ की क्रूअल काइंडनेस के बारे में बात हो रही है ना। क्रूअल और काइंडनेस दोनों दो चीज़ें एक नाइफ के बारे में कही जा रही है ना। वो नाइफ क्रूअल क्यों है? अब क्रूअल इसलिए है क्योंकि जो सर्जन की नाइफ है वो सर्जन ऑपरेशन करते वक्त बॉडी पार्ट को कट कर रहा है, ब्लड निकल रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, इसलिए उसको क्रूअल कहा गया। अब काइंडनेस फिर वो कैसे हुआ? दोनों अपोजिट वर्ड्स है, फिर काइंडनेस कैसे? जब सर्जन अपनी नाइफ से ऑपरेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट की जो बड़ी प्रॉब्लम थी या जो बीमारी थी, डिजीज थी, उससे दूर कर रहा है। तो ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, पेशेंट उस बीमारी से आज़ाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सो एक तरह से वो काइंडनेस है, सर्जन के नाइफ की काइंडनेस है। इसलिए नाइफ के लिए दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए गए, क्रूअल, काइंडनेस। टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स में भी दो अपोजिट वर्ड्स काइंड एंड क्रूअल यूज किए गए हैं, एक साथ नहीं है, और वो सेंटेंस अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऑक्सीमोरॉन में दोनों अपोजिट वर्ड्स क्रूअल, काइंडनेस एक साथ यूज किए गए, इसलिए ये है ऑक्सीमोरॉन। I hope you understood all the figures of speech. अब फन एक्टिविटी। वीडियो में आगे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स दिए गए हैं। कमेंट करके बताओ हर गाने में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। दिस इज फन एक्टिविटी विच विल हेल्प यू लर्न फिगर्स ऑफ स्पीच। एनी डिफिकल्टीज, एनी क्वेरी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा